मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिक्स का, कौन सा पेपर होगा? साइबर सिक्योरिटी और इथिक्स का, जो आपके सामने एसईसी का पेपर होगा, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं एमसीक्यू टाइप, सबका रिविजन करवाने वाला हूं आपको। वीडियो पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं बड़ा दिन होगा भाई थाना कहता 38,000 सब्सक्राइबर में मात्र 400 सब्सक्राइबर कमी। जो वीडियो देखो वो कर देगा तो बात बन जाएगी। करो ध्यान सब्सक्राइब और पीडीएफ को लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो, जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो भाई उठे से। यूनिट फर्स्ट से शुरुआत करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है। तो देखो, वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाएंगे, है ना। मैं जितना एक्सप्लेन करके जितनी थ्योरी इसमें कवर कराऊंगा उतना कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो आप जरूर से पढ़ाई कर लो भाई, अच्छे से मन लगाकर। पहला है, विच कंपोनेंट ऑफ CIA ट्रायड इज प्राइमरली अफेक्टेड व्हेन ए हैकर डिलीट द इंपॉर्टेंट कंपनी डाटा। जब कोई हैकर कंपनी का इंपॉर्टेंट डाटा मिटा देता है तब CIA ट्रायड कौन सा घटक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो मतलब देखो, आपकी एक कंपनी थी, जैसे आपने कोई एक कंपनी खोल रखी है, तो उस कंपनी के अंदर आपकी क्या है, आपने कोई जैसे एक प्रोडक्ट, जैसे आप क्या बना रहे हो, एक वो मान लो एक माइक स्पीकर बना रहे हो। क्या कर रहे हो आप? स्पीकर बना रहे हो। तो आपकी कंपनी के अंदर स्पीकर बनाने का जो पूरा डिजाइन है, उस डिजाइन को उसने क्या कर दिया, आपके सामने डिलीट कर दिया। अब आपके सामने, क्योंकि हर आपका जो कोई भी स्पीकर, तो कंपनी में बहुत सारी कंपनियां बना रही है, आपके स्पीकर तभी बिकेंगे जिसमें कुछ खास बात होगी। तो उसके डिजाइन में जो खास बात थी वो चली गई आपके हाथों से, है ना, कुछ स्पेसिफिकेशन। तो इससे क्या होगा आपके सामने? तो CIA ट्राइड का कौन सा घटक सबसे अधिक प्रभावित होता है? वो होता है आपके सामने इंटीग्रिटी। समझ में आ गया? इंटीग्रिटी का अर्थ होता है अखंडता। मतलब बिना अनुमति के डाटा का बदलना या मिटना उसकी इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है। मतलब कोई भी जो डाटा है उस, अब क्यों हो, अब थारे लोगों ने बहुत दिक्कत भी कंपनी में भैया के डिजाइन बनाने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ गई? पुरानी डिजाइन अब क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो यही है, जो उसकी मौलिकता थी, उसकी वास्तविकता थी, वो खत्म हो गई। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी, चलो ये तो उदाहरण था, ऐसा ही प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाए जिसके अंदर क्या दिखाया जाए कि कोई भी डाटा है आपकी अनुमति के बिना डिलीट किया जा रहा है, कोई भी हैकर के द्वारा या किसी के द्वारा, तो आपके डाटा की क्या लूज हो रही है? इंटीग्रिटी है वो आपके सामने लूज हो रही है। अच्छे से समझ में आ गया? आपको बिना बताए आपके दोस्त ने आपके फोन से क्या कर लिया, 3-4 वीडियो डिलीट कर दी, तो उसको उससे क्या हो रहा है, आपकी फोन के अंदर जो आपका डाटा, उसकी इंटीग्रिटी है वो लूज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? पर्सन लैंग्वेज चेंज होके आएंगे, अभी बता रहा हूं, लेकिन जो थ्योरी बता रहा हूं उसको अच्छे से समझ लेना। साइबर स्पेस रेफर टू, साइबर स्पेस क्या होता है? ए वर्चुअली इन्वायरमेंटेड क्रिएटेड थ्रू द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ओनली सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन हार्डवेयर और कीबोर्ड ऑप्शन। तो देखो, साइबर स्पेस क्या होता है? देखो, दो प्रकार के स्पेस होते हैं। एक तो फिजिकल स्पेस होता है, जहाँ की थे थारे घरा रो हो, थारा आसपास काका ताऊ रिश्तेदार दोस्त ये सब रहे। पहलो वो फिजिकल स्पेस, सामाजिकता जिसको बोला जाता है, सामाजिक परिवेश। दूसरों के वह साइबर स्पेस, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपके सामने थोड़ी बैठा हूं। आप किससे पढ़ रहे हो? इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हो मेरे से। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे से पढ़ते हो। दूसरा, एक आपके कॉलेज के प्रोफेसर है जो आपके सामने पढ़ाते हैं आपकी क्लास के अंदर। तो वो जो पढ़ाते हैं वो फिजिकल स्पेस में पढ़ा रहे हैं, मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं? साइबर स्पेस में, इंटरनेट के माध्यम से। समझ में आ गया? तो जो चीजें इंटरनेट पे होती हैं, जहां पर आपके इंटरनेट पे दोस्त होते हैं, जहां पर इंटरनेट पे आप पढ़ाई करते हो या इंटरनेट पे और भी कोई गतिविधि कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है? साइबर स्पेस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? साइबर स्पेस। एक ऐसा स्पेस जो इंटरनेट पे आपको उपलब्ध हो। समझ में आ गई? उन साइबर स्पेस कहलाया है। ए वर्चुअल इन्वायरमेंटेड क्रिएटेड थ्रू द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपस में अलग अलग प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं वो जब आपस में कनेक्टेड रहते हैं तो उसके द्वारा जो एक स्पेस कन्वर्ट बनता है। क्या बनता है? एक प्रकार का जो स्पेस आपके सामने क्रिएट होता है उसी को क्या कहा जाता है? साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए और भी समझा दो अच्छे से। साइबर स्पेस इज ए डिजिटल इन्वायरमेंट वेयर कम्युनिकेशन, डाटा एक्सचेंज एंड अदर ऑनलाइन एक्टिविटी। साइबर स्पेस एक ऐसा वातावरण होता है जहां पे आप इंटरनेट से आपस में कनेक्टेड रहते हो, अलग अलग नेटवर्क और ऑनलाइन गतिविधि आप करते हो, दोस्त बना रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना, आपके सामने मूवी डाउनलोड कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, सब इंटरनेट के माध्यम से अगर आप कोई भी काम करते हो वो साइबर स्पेस के अंतर्गत ही आती है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें।
A hacker secretly install the software that record every key press on the keyboard. This is an example of एक हैकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जो आपकी कीबोर्ड पे दबाई गई प्रत्येक कुंजी को रिकॉर्ड करता है। ये किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण भाई आपके सामने? चलिए अलग अलग ऑप्शन देखें। सबसे की लॉगर मॉलवेयर, फायरवॉल, वीपीएन और एंटीवायरस। तो किसका उदाहरण है? बाकी तो सारे की सारी चीजें होती हैं वो आपको हैकिंग से बचाने के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर की लॉगर मॉलवेयर है। की लॉगर नाम से पता चल रहा होगा एक ऐसा वायरस जो आपके द्वारा क्या क्या आप टाइप कर रहे हो उन सभी वर्ड्स को क्या कर रहा है? आपको हैक कर रहा है, आपके बारे में उनको पता कर रहा है। उसको क्या कहा जाता है? की लॉगर मॉलवेयर कहा जाता है। अब यो पर्सन है ना, यो पर्सन दूसरी भाषा में बोल के आ सकता है। क्या आ सकता है? कैसे आ सकता है आपके सामने कि ऐसा वायरस जो आपके टाइपिंग को क्या करता है? आपके सामने कैप्चर करता है। तो उसको वो कौन सा वायरस होगा? की लॉगर मॉलवेयर। तो जो समझदार टाबर हैं, जो अच्छे से मेरे का समझदारी के साथ पढ़ रहे हैं, वो तो कर देगा। और कई टाबर आके कहेगा गुरुजी थारा पढ़ाया हम सेम टू सेम ही क्यों नहीं आयो? अरे तो भैया सेम टू सेम कहीं आओगे? परीक्षा सेम टू सेम पर्सन कराने के लिए थोड़ी कराई जा। थोड़ी अच्छे से समझो कि टाइपिंग ना कैप्चर करोगे मॉलवेयर की लॉगर मॉलवेयर। अब ये पर्सन ने कहीं ही पूछ लो तो करके होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा ये की के लिए क्यों करे जा भाई? यो भी एक जानकारी है कि भाई आपके सामने उन थारे कीबोर्ड जान के मिलेगो। दो चीजें होती हैं, एक तो वो अधिकतर क्यों करते हैं ऐसा काम, ताकि आपके जो पासवर्ड है, चाहे जीमेल के, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे आपके सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, उनके पासवर्ड है ना, उन पासवर्ड्स को वो क्या कर लेता है? आपके सामने कैप्चर कर लेता है। पहला काम तो इसीलिए आता है, करते हैं वो। दूसरी बात क्या होती है, काफी लोग जैसे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके उनके फोनों के अंदर ही भी इस प्रकार के वायरस डाल दिए जाते हैं ताकि वो कुछ सीक्रेट चैटिंग करे, तो उनके खिलाफ क्या जासूसी करने में काम किया जाता है। समझ में आ गई? चलिए। Which type of hacker is mainly motivated by the financial gain through the illegal cyber activity? कौन कौन सा हैकर मुख्य रूप से अवैध साइबर गतिविधियों द्वारा आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास करता है? तो इनमें से कौन सा आपके सामने हैकर होता है जो अलग अलग प्रकार के जो साइबर एक्टिविटीज की जाती हैं उससे क्या करता है? फाइनेंशियली बेनिफिट कमाने का प्रयास करता है कि भाई उसको क्या फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाए। इस प्रकार का बेनिफिट हो भाई, फाइनेंशियली बेनिफिट कमाने का काम करता है। चाहे कौन कौन सा होता है? ब्लैक हैट साइबर हो गया, व्हाइट हैट साइबर हो गया, ग्रीन हैट साइबर हो गया, या फिर ब्लू टीम साइबर हो गया। तो इसमें जो ब्लैक हैट हैकर होता है, कौन होता है? ब्लैक हैट हैकर। क्या होता है भाई आपके सामने? ब्लैक हैट हैकर होता है ना, उसका काम क्या होता है? वो क्या काम करता है? जैसे आपका फोन है, आपके फोन की पर्सनल जानकारी उसने चुरा ली। अब आपको उसने फोन कर कर कहा कि मैं इसको तभी डिलीट करूंगा जब आप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दोगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के हैकर्स को क्या बोलते हैं? जो किसी भी कंपनी का पर्सनल डाटा चुरा लेते हैं, कोई भी बड़े देश की जो बड़ी एजेंसी होती है उनका पर्सनल डाटा चुरा लेते हैं, कोई बड़े इंसान का डाटा चुरा लेते हैं और फिर उनके बदले वो क्या मांगते हैं? पैसे मांगते हैं। अगर उनको पैसा दे दिया जाता है तो उस पर्सनल डाटा को हैकिंग से छुटा लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का हैक करके क्या कर लिया भाई? उनको डाटा वो चुरा लिया जाता है। ठीक है, और वो डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस प्रकार के हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। भगवान मूवी हम देखो काला काला पेर के रखे हैं, टोपी पेर के रखे हैं, बैक करो ही। ठीक है, चलिए। एस्केलेशन ऑफ द प्रिविलेजेस मींस, एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेजन का अर्थ क्या होता है? ऑब्टेन हायर, और अच्छे से बता रहा हूं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये पेपर आएगा अभी बता रहा हूं हार्ड। ठीक है, तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ लो। ऑब्टेनिंग हायर एक्सेस राइट देन द ओरिजिनल परमिटेड, अनुमति से अधिक अधिकार प्राप्त करना। इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्रेसिंग फाइल और बैकअपिंग डाटा। तो क्या आएगा आपके सामने? एक्सक्लेसिंग ऑफ प्रिविलेज क्या होता है? अब ऑब्टेनिंग हायर एक्सेस राइट देन ओरिजिनली परमिटेड, अनुमति से अधिक अधिकार प्राप्त करना। जैसे आपने कोई एक ऐप है ना, उसको किस चीज का अधिकार दिया है कि वो क्या कर सकता है आपके सामने? आपकी सिर्फ आपके सामने वो आपकी ज्यादा से ज्यादा वॉइस है ना, क्या कर सकता है आपके सामने? जो वो आप वॉइस बोले उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तो उसको तो आपकी कॉल रिकॉर्ड भी रिकॉर्ड करने लग गया, वो तो आप वीडियो कॉल कर रहे हो उनको भी रिकॉर्ड करने लग गया है ना, आपके जो फोन के अंदर जो फोटो वगैरह उनको भी रिकॉर्ड करने लग गया। तो इसका मतलब क्या है? उसको आपने अधिकार नहीं दिया, उसके बावजूद वो काम कर रहा है। तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है? एक्सक्लेशन ऑफ प्रिविलेजेस के नाम से जाना जाता है। और ये चीज मैं बता रही हूँ ना, यह सही में भी हुआ है। कदे भी देख लो, एक छोटा सा उदाहरण दूं। कई बार थे बैठा दो दोस्त थे, बतलाता रहो भाई अब की बार तो ये काम करा, आपा को नई मोटरसाइकिल लेके आशा
है ना। और जय थोड़ी देर बाद में थे क्या करो यूट्यूब खोलो तो ऐड क्या कहोगे थारकन कोई मोटरसाइकिल कहोगे, क्यों हो ये सोचो कर मैं तो बतलावा आप फोन को नेट भी ऑन को नहीं हो, तो काफी बार आपके फोन है ना वो आपकी जासूसी करता है भाई। समझ में आ गया, आप जो बोलते हो उनको भी रिकॉर्ड करता है। तो कोशिश रखा करो जब आप इंटरनेट का नहीं यूज कर रहे हो तब इंटरनेट को ऑफ रखो। प्रिविलेज एक्सीलेशन में हमलावर बिना उच्च स्तर के अधिकार प्राप्त कर लेता, मतलब जरूरत से ज्यादा अधिकार प्राप्त कर लिया। साइबर टेररिज्म में टारगेट द क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर टेररिज्म महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक निशाना बना सकते हैं। मतलब साइबर टेररिज्म क्या है भाई, सबसे पहले ये टर्म समझो, साइबर आतंकवाद क्या होता है, बड़े बड़े आपके सामने संगठन होते हैं भी, और ये जैसे कि कोई भी कंपनी हो गई उसका डाटा चुरा लिया है ना, उस डाटा को ब्लैकमेल करेंगे हमें पैसा दो, है ना, या फिर आपके सामने कोई बिजली घर है उनका डाटा को चुरा लिया, पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी, है ना, या कोई देश का बड़ा बड़ा डाटा चुरा लिया, तो इसी को साइबर टेररिज्म के नाम से जाना जा सकता है। ये महत्वपूर्ण अवसंरचना को निशाना बना सकते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। इसको अर्थ क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि भाई आपके सामने एक कोई अजमेर बिजली बोर्ड है, अब अजमेर बिजली बोर्ड को सारा डाटा डिलीट कर दे तो क्या होगा, कद लाइट जानी चाहिए कितनी बन रही है कौन बेरो पाटा को ना, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना, तो अहिया का चीजा ने एक एक अटैक करने को प्रयास करें। और ये साइबर टेररिज्म शब्द अच्छे से याद कर लेना। साइबर टेररिज्म अफेक्ट ओनली पर्सनल कंप्यूटर्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइबर टेररिज्म व्यक्तिगत कंप्यूटरों को प्रभावित करता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों से ज्यादा आपके सामने किसको टारगेट करते हैं, आपके सामने ऑप्शन ए है वो सही है, इसमें गलत ऑप्शन बता रखा भाई आपके सामने। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन ए ही जो फर्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, ठीक है। चलिए, व्यक्तिगत को नहीं बनाते क्योंकि इनको बड़े बड़े संगठन है, एक आदमी से 50,000 मांग लिया 60 लाख रुपए मांग लिया, क्या फर्क पड़े, बड़ी बड़ी कंपनियों से तो करोड़ों में रुपया मांगेगा, तो उन्हें इतना रुपए की ही जरूरत पड़ी है। अगले वाला है बैकडोर अलाउ द टेकर टू बाईपास द नॉर्मल ऑथेंटिफिकेशन, बैकडोर हमलावरों को सामान्य ऑथेंटिफिकेशन को बाईपास करने की अनुमति देता है। बैकडोर्स ऑलवेज इंप्रूव द साइबर सिक्योरिटी, क्या बैकडोर है वो साइबर सिक्योरिटी के आपके सामने महत्वपूर्ण बनाने का काम करता है, बिल्कुल कौन करा। बैकडोर को अर्थ क्या है कि कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर दियो, प्ले स्टोर का अलावा कोई थर्ड पार्टी ऐप क्रोम से डाउनलोड कर लियो, तो उससे क्या होगा, वो थारी कोई भी साइबर सूचना या कोई भी जानकारी वो चुरा सकता है। समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपका एकदम करेक्ट है, ये जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल गलत है। अच्छे से समझना एक एक चीज को कि बैकडोर्स क्या होते हैं, है ना, साइबर टेररिज्म क्या होता है, ये शब्द भाषा बदलकर आएंगे बार बार। अगले वाला क्या है, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट इंप्रूव द साइबर सिक्योरिटी, हाँ समय समय पर जब आप कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर उनके अंदर अपडेट करते हो, ये क्या करता है आपकी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। कैसे, अब यूट्यूब व्हाट्सएप इनकी अपडेट क्यों आते हैं, क्योंकि इनके अंदर काफी बार बग व वायरस आ जाए। कई बार कौन देखो यूट्यूब चलते आपके सामने थारो बंद हो जाए ना सिस्टम, या कोई और कोई गड़बड़ आने लग जाए, तो उनके अंदर क्या बग बोले जाए वायरस हुए हैं, तो उन वायरस ने ठीक करा जाए अपडेट के अंदर, तो इससे क्या आपकी साइबर सिक्योरिटी अभी बढ़ा है। नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट से साइबर सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत होती है, दोनों ये कथन भी सही है। और रीजन क्या दिया गया इसमें, अपडेट ऑफ्टन फिक्स नॉन सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज, जो सॉफ्टवेयर अपडेट क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमियां होती है उनको सही करने का काम करते हैं। तो रीजन जो कथन कहा गया स्टेटमेंट का एकदम सही रीजन है। मैं थाने भी बता दियो, जहाँ मान लो कि कोई भी पेमेंट करो थे, जहाँ यूट्यूब है ऊपर आजकल पेड सब्सक्रिप्शन भी आ, तो उस सब्सक्रिप्शन को पेमेंट करो तो काफी बार एक कर ले जाए, पूछे को नहीं आग लगन पेमेंट, तो अया को कोई बग व वायरस बेरो पड़ जा तो सही करने को काम करेगा। वायरस क्या होता है, नीड होस्ट फाइल, बिल्कुल वायरस को क्या होती है आपके सामने, ये बहुत जरूरी चीज है भाई, अच्छे से समझना, एक एक चीज बताऊंगा इसमें 2 मिनट लेकर। वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा चीज होती है जिसको एक होस्ट फाइल चाहिए, होस्ट फाइल के जया कि आपका सामने वायरस है ना, खुद से कदे कौन बने को, कोई ऐप डाउनलोड कर लियो तो उसका मायने वायरस रखो, ऐप डाउनलोड हो थारा फोन में आगो फिर थारा फोन करप्ट कर देगो, कोई पीडीएफ डाउनलोड करी उसके अंदर होगो, जहाँ काफी बार कौन सुनो कि भाई मैं तो कोई मेरे साथ को दोस्त मेरे को साथ देगो कार्ड भेजो, खोलता है मेरे तो रुपया उठगा अकाउंट, कई बार सुनो ना कि सूचना हो यदि सुनो थे, तो यही आपके सामने इसको होस्ट फाइल की जरूरत पड़ती है वायरस को। वोम होता है, क्या होता है आपके सामने जो वोम होता है वो क्या होता है, सेल्फ स्प्रेडिंग, अपने आप फैलता है, जहाँ कीड़ा को नहीं होगी, वोम से कीड़ा से याद कर लो, कीड़ों के आपके सामने ना अब
1 से 2 से 3 तुरंत हो जाओगे, है ना। सेल्फ स्टार्टिंग, आप वोम अगर आपके कंप्यूटर में आ गया, वोम भी एक वायरस होता है, तो ये अपने आप आपको बढ़ता चला जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, डिस्टिंग्विश एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ट्रोजन हॉर्स एक वायरस होता है जो खुद को, जब व्हाट्सअप हो ना, वो पहले एक जीबी व्हाट्सअप नया को आया करतो ना, है ना। यह आपके सामने क्या है कि यह दिखाओगे कि रियल ऐप है, लेकिन ओवे की है एक कर को ऐप है, जिससे थाने नुकसान पहुंचा इसका है, ठीक है। और बैकडोर क्या होता है, हिडन अनऑथेंटिफिकेशन एक्सेस है, आपको पता नहीं चलता लेकिन आपको पीछे से नुकसान पहुंचा दिया जाता है। तो अच्छे से इन पॉइंटों को अच्छे से रट लेना, ये पर्सन आएगा भाई इसी प्रकार से। फिर मैच करने वाला नहीं आएगा, सिंपल एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, अभी बताते रहा हूं आपको। चलिए, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक कर्मचारी का अकाउंट अचानक बिना अनुमति के एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है, जिससे गोपनीय फाइलें कॉपी हो जाती हैं और सुरक्षा लॉग मिटा दिए जाते हैं, गुप्त रिमोट एक्सेस स्थापित कर दिए जाते हैं। जांच में पता चलता है कि हमलावर ने पहले सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया और फिर एक्सेस राइट बदल दी। मतलब कोई एक आदमी कंपनी में काम कराया करता है ना, और उसका अकाउंट है ना, जब मान लो फिंगरप्रिंट वगैरह है ना, पहले तो सारा डाटा कॉपी कर लियो, फिर वो फिंगरप्रिंट वगैरह पे सारा का सारा हटा दिया, ठीक है। और फिर आपके सामने उसके अंदर जितनी भी जो गुप्त जानकारी वो लेके, कैसे हो भाई आपके सामने ये चीज कैसे की गई, प्रिविलेज एक्सीलेशन। प्रिविलेज एक्सीलेशन क्या होता है, कोई भी इंसान की, अब वो इंसान ना बेरो को नहीं, वो खुद थोड़ी अनुमति देगी मेरो डाटा ले जा, कौन दी ना। प्रिविलेज एक्सीलेशन का अर्थ यही होता है कि बिना अनुमति के आपका जो डाटा है ना, उसको क्या कर लिया गया है, कॉपी कर लिया गया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए, अगले वाला प्रश्न है, इथिकल हैकिंग में परीक्षण से पहले साक्ष्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के चरण को क्या कहा जाता है। तो इथिकल हैकिंग में परीक्षण से पहले साक्ष्य के बारे में जानकारी एकत्रित करने को क्या कहा जाता है, रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है ना। एक्सीलेटेशन, रिपोर्टिंग और रिकवरी नहीं, इसको किसके नाम से जाना जाता है, रिकॉग्निशनेंस के नाम से, रिकॉग्निशनेंस के नाम से जाना जाता है। क्या होता है रिकॉग्निशनेंस, वो चरण होता है जिसमें लक्ष्य प्रणाली के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। मतलब जया की मान लो कि कोई एक है ना, जो आजकल के साइबर सिक्योरिटी, आजकल यो अकाउंट वालों काम बहुत चल रहे, जिन कोई आदमी को करंट अकाउंट दे दिन बाद में क्या कर दी, रुपया लेन देन कर दिया, तो एक ऐप बनायो पुलिस जी, कम क्या कर रही है, जो अया का अकाउंट वगैरह दे की जानकारी उनका ऑटोमेटिक आ जा, तो इका क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। तो इका ट्रायल क्या भाई, किन पकड़ना आपके सामने, जो करंट अकाउंट वगैरह को हैकिंग वगैरह करी, उनका बारे में पकड़ना है ना। तो ये जो टारगेट उनको यही है, तो ये टारगेट ना जब अचीव करेंगे तो वो की का नाम से जाना जाए, रिकॉग्निशनेंस के नाम से जाना जाए, ठीक है। विच डॉक्यूमेंट ऑफिशियली ऑथराइज एन इथिकल हैकर टू टेस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। कौन सा दस्तावेज इथिकल हैकर को किसी संगठन की प्रणाली का परीक्षण करने का आधिकारिक अनुमति देता है। कौन सा दस्तावेज इथिकल हैकर को किसी संगठन की प्रणाली का परीक्षण करने की आधिकारिक अनुमति देता है। इथिकल हैकर को समझ में आ गया क्या करना है आपके सामने, इथिकल हैकर को किस चीज के बारे में अनुमति दे रहा है आपके सामने, कौन सा दस्तावेज इथिकल हैकर को किसी संगठन की प्रणाली का परीक्षण करने की आधिकारिक अनुमति देता है। देखो पहले तो दो प्रकार का हैकर हुआ है, एक तो इलीगल हैकर और एक इथिकल हैकर। इथिकल हैकर कौन हुआ है, अया का हैकर हुए हैं जो सरकार का जो बढ़िया काम के लिए क्या करें आपके सामने हैकिंग को काम करें, चाहे कोई भी आदमी का बैंक अकाउंट की चोरी होगी, तो अब जो आपके सामने चोरी करी है, जो बैंक अकाउंट में पैसा काटे हैं, वो आदमी की सारी जानकारी काट दी और उसको बैंक अकाउंट सीज करना, है ना। यो भी तो कोई आदमी करोगे ना, तो हैकिंग तो पहले वाला आदमी भी करेगा, बैंक अकाउंट रुपया काटा, दूसरों भी कर रहे हैं, लेकिन एक इथिकल हैकर है, सरकार की अनुमति से वो काम कर रहे हैं और दूसरों के कर इलीगल काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो अब जो आदमी इथिकल हैकर होता है, जो सरकार या संगठन की अनुमति से आपके सामने कानूनी रूप से आपके सामने हैकिंग करता है, उसको किसी संगठन में परीक्षण करने की आपके सामने अनुमति, कि अगर कोई भी जमाने बहुत बतनबा पुलिस आपके सामने ऐप बनाए हो जिससे करंट अकाउंट कोई में कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसका बारे में अनुमति मिल जाएगी। यो भी हैकिंग का तहत था, लेकिन इस चीज को यो काम करने की अनुमति सरकार कौन सा की का तहत देगी आपके सामने, रिटर्न ऑथेंटिकेशन के लिखित अनुमति देगी सरकार, या चीज लिख के देगी कि भाई इस संगठन को यो अधिकारी है, इन यो को काम करने को है। जैसे मान लो कि कई बार टेररिस्ट हुए, आतंकवादी लोग हुए, उनका फोन वगैरह हैक कर रखा है, उनका व्हाट्सएप में ये चैटिंग करने लग रहे हैं, के साथ बात करने लग रहे हैं, हम सब के आपके सामने क्या जासूसी कराई जाना, तो या भाई अगर सामने आदमी अगर ये काम करोगे तो कानूनी की तरफ से कानूनी अपराध है, लेकिन आपके सामने सरकार उनको लिख कर देती है कि इस चीज की अनुमति हम देते हैं आपको ये काम आप इसीलिए कर रहे हो।
तो ये जो लिख कर दिया जाता है इसको किसके नाम से जाना जाता है? रिटर्न ऑथेंटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। Which activities performed after the vulnerabilities are identified during a security assessment? सुरक्षा मूल्यांकन में कमजोरियों को पहचानने के बाद में अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जो सुरक्षा मूल्यांकन होता है उसमें कोई भी कमजोरियों को पहचानने के बाद में अगला काम क्या होता है? कमजोरियों की प्राथमिकता तय करना और सुधार में सुझाव देना, सभी उपयोगकर्ता के खाते हटाना, इंटरनेट को स्थायी रूप से बंद करना और निष्कर्षों की अनदेखी करना। जैसे आपके सामने भाई कोई एक ऐप में या चीज बेरो पार्टी की ई ऐप को अगर आपके सामने ये जो ऐप है ना, ई ऐप में अगर पेमेंट करा ना तो आपके सामने क्यों है, अगर इंटरनेट बंद कर लिया तो क्यों जगह आपके सामने तो भी पेमेंट कट जाएगा, है ना, या बैक कर दिया तो भी पेमेंट कट जाएगा, अगलो नहीं करना चाहो तो भी कट जाए, तो यह मतलब कमजोरी है। तो एक कमजोरी ने आपका सामने दूर करने के लिए काम करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या करोगा? सबसे पहले तो यह चीज देखोगा कि मैं ऐप बनाया हूं की कमजोरी है, फिर आपके सामने क्या क्या सुधार करना चाहिए ऊपर काम करना शुरू करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रायोरिटाइजिंग एंड रिकमेंडेशन द रिमीडिएशंस, कमजोरियों को प्राथमिकता देना और उनको सुधार करने के सुझाव भी देना। चलिए, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट प्राइमरी सपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मुख्य रूप से किस चीज का समर्थन करता है आपके सामने? लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों एवं डिजिटल लेन देन को कानूनी मान्यता देना। सड़क सुरक्षा कोई मतलब को नहीं, कृषि सुधार से मतलब को नहीं, वन्य जीव से भी कोई मतलब को नहीं, कि आपका जो डिजिटल एविडेंस है ना, डिजिटल सिग्नेचर करिए आपने, भाई कोई एक अधिकारी है वो हर चीज पर साइन कौन कर सके, लेकिन डिजिटल सिग्नेचरों का बनाया जाए तो डिजिटल सिग्नेचर भी फिजिकल सिग्नेचर के बराबर मान्यता होंगे। अगर आपने ऑनलाइन अगर कोई भी वीडियो पे बात बोल दी है तो वो बात आपकी कानून के रूप में भी काम दी जा सकती है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को डिजिटल लेन देन के कानूनी मान्यता देना मतलब ऑनलाइन गवर्नेंस को बढ़ाने का काम इस एक्ट के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है, सेम टू सेम पर्सन देखने मिलेगा। आओ गुजरो। साइबर सिक्योरिटी अश्योरेंस मेनली टू, साइबर सिक्योरिटी अश्योरेंस किस चीज का मुख्य उद्देश्य होता है? साइबर सिक्योरिटी अश्योरेंस का काम क्या होता है? इंश्योर सिक्योरिटी कंट्रोल आर इफेक्टिव, ये सुनिश्चित करना कि सुरक्षा नियंत्रण प्रभावी है, इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ाना, मेमोरी को कम करना और मॉनिटर सॉफ्टवेयर को स्थापित करना नहीं। साइबर सिक्योरिटी अश्योरेंस का काम क्या होता है? अश्योर करना मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को नियंत्रण करना या फिर उस चीज पे कंट्रोल करना। तो यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा नियंत्रण प्रभावी है, मतलब आपके सामने थारो फोन है, मान लो कि फोन पे चलाओ हो तो एक अंदर पिन भी लगाना जरूरी है, ठीक है। एक थारो जो फोन पे खोलोगा तो पे फोन पर लोग है गुट्ठो थारो मतलब फिंगरप्रिंट लाग रहे हैं या फेस स्कैन लाग रहे हैं, जो भी लाग रहे हैं वो आपका सामने लगाना जरूरी है। तो ये सुनिश्चित करना कि आपके सामने सुरक्षा जो नियंत्रण है वो प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं, वही आपके सामने क्या करके आ जाता है? आपके सामने साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। चलिए, vulnerabilities assessment identify the security weakness, vulnerability assessment सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करता है। बिल्कुल, vulnerability assessment क्या है? vulnerability assessment को अर्थ यही है कि एक ऐप के अंदर देख, कई बार तो सुना होगा कि भाई एक लड़के ने एप्पल कंपनी के फोन को किया हैक और फिर उसको कंपनी ने दिया 100 करोड़ का प्रस्ताव या 50 करोड़ रुपए का बोनस, जो भी गिफ्ट दिया, सुना होगा ना। तो वह लोग क्या कर रहे हैं, मान लो उसके अंदर वो ऐप के अंदर वह कमजोरी थी, वह कमजोरी ढूंढ के देवे है ना। बग फाइंडिंग कहा जाता है इसको, कि कोई भी ऐप या वेबसाइट बनाई जाती है जिसके अंदर कोई भी कमजोरियां होती हैं, उन कमजोरियों को जब निकाल कर आपके सामने बताई जाती हैं उसको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ही कहा जाता है, कि आपके सामने सुरक्षा कमजोरियों को पहचानने का काम करता है। Vulnerability assessment itself repairs all weakness automatically, कोई भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके सामने अपना अपने रिपेयर कौन करना पड़े? थाने खुद ने करना पड़ेगा, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की डेफिनेशन थाने बता दी है, यो पॉइंट थाने जरूर देखने मिलेगा एग्जाम में। पर्सन थोड़ा डिफरेंट तरीका से आसका है लेकिन देखोगे इस तरीका से। Incident response plans help organization react quickly to the cyber attack. इंसिडेंट रिस्पांस प्लान संगठन को साइबर हमलों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है। इंसिडेंट रिस्पांस का अर्थ यही होता है कि कोई भी घटना घटित हो गई उस पे ऊपर आपको तुरंत क्या करना चाहिए? आपको तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के नाम से जाना जाता है। इंसिडेंट रिस्पांस इज रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर द परमानेंट सिस्टम फेलियर, इंसिडेंट रिस्पांस केवल सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट करने में आवश्यक होता है। तो इन तो बिल्कुल गलत है। इंसिडेंट रिस्पांस को अर्थ यही है कोई भी साइबर हमला होगा ना तो तुरंत काम
तुरंत जो जैसे कोई आदमी का फोन अकाउंट हैक हो गया तो उसको तुरंत रिकवर किया जाए। समझ में आ गया? तुरंत आपके सामने रिकवर किया जाए, उसको क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट है। 18 नंबर, रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्ट इंप्रूव द साइबर रेजिलियंस। नियमित पेनिट्रेशन टेस्ट साइबर रेजिलियंस को मजबूत बनाती है। बिल्कुल सही बात है। यह वास्तविक साइबर हमलों जैसी परिस्थितियां बनाकर सुरक्षा की परीक्षण करती है। देखो क्यों है रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग? पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग को अर्थ है या इस तरीका से प्रयास करे जाए। मान लो कोई आदमी है, इनके अंदर क्यों है? दो आदमी है, बैंक का अधिकारी ये चीज को टेस्टिंग करेगा। योनो एसबीआई को ऐप है मान लो, है ना, उसके अंदर आपके सामने कया ऐप करियो जास का योनो एसबीआई का अकाउंट है तो वह क्या करेगा? बैंक का अधिकारी है ना आपके सामने एक लिंक बनाएगा, को एक्टिंग को लिंक, फिर ये लिंक पर आपके सामने वो आदमी क्लिक करोगे तो को फोन अकाउंट हैक हो रहा है या को नहीं हो रहा है तो आपका सामने के सुधार कर जा, नहीं हो रहा है तो आपका सामने के इंप्रूवमेंट कर जा। समय समय पर है कि टेस्टिंग होती रहे कि जो आपका सामने जो संगठन का अधिकारी हुए वो कंपनी का अधिकारी वो ऐप ने बार बार हैकिंग करने को प्रयास करेगा। सफल हो जाएगा तो इंप्रूवमेंट करेगा, असफल हो जाएगा तो अलग बात है। समझ में आ गया? तो इसी को क्या बोला जाता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहा जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अर्थ ये होता है कि बार बार अपने ही ऐप को बार बार आपके सामने ऐप वगैरह करके प्रयास करना कि वो सही है या नहीं है। चलिए, रिकॉग्निशनेस का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना कोई भी इंसान की। वनरेबिलिटी असेसमेंट क्या होता है? फाइंडिंग वीकनेस। वनरेबिलिटी असेसमेंट यही है कि आपके सामने कोई भी ऐप है उसके अंदर कोठे कठे कमजोरी है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? स्टिमुलेटिंग अटैक, सेम टू सेम उसी प्रकार का अटैक करना, उसी प्रकार का जैसे एक अटैक हो सकता है कोई भी ऐप पे। इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? हैंडलिंग द सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के कोई भी जो सिक्योरिटी के इंसिडेंट कैसे किस किस प्रकार के हो सकते हैं उनको हैंडल करने को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर बता दूं आपको, रिकॉग्निशनेस क्या करता है? जानकारी इकट्ठी करता है। वनरेबिलिटी असेसमेंट कमजोरियों को खोजता है कोई भी ऐप में। पेनिट्रेशन टेस्ट नकली हमला करके परीक्षण करता है कि आपने जो ऐप वगैरह बनाया क्या वो सही है, उसमें कुछ कमजोरियां हैं। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स सुरक्षा घटना की प्रबंधन करने का काम करता है। चलिए एक और प्रश्न की बात करें। एक विश्वविद्यालय नया स्टूडेंट पोर्टल शुरू करने जा रहा है। लॉन्च होने से पहले साइबर सिक्योरिटी टीम रेसिस्टेंस करती है, कमजोरियां खोजती है, अधिकृत पेनिट्रेशन टीम करती है तथा सभी कमियों को दूर करती है और अंत में सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा पोर्टल मानकों को तैयार करता है। सबसे पहले क्या रिकॉग्निशनेस करे जाए? साइबर सिक्योरिटी टीम क्या करे कि ई ऐप के अंदर कौन कौन सी चीज कटे कटे कया कया है, फिर क्या करेगी उन कमजोरियां ने ढूंढ के मान ले कि स्टूडेंट पोर्टल में ना पेमेंट फोन पे करोगा तो अटक जाओगे, और ई मित्र करोगा सेकॉट इंस्टीट्यूट जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के कई बार दिक्कत देखने मिले, फॉर्म भरो ई मित्र का बजाय फोन पे गूगल पे करो तो अटक जाओगे। तो वह कमजोरी बेरो पार्टी तो फिर क्या करोगे? पेनिट्रेशन टीम है वो यह सब चीज करके देखेगी तो उन्हें लगेगी अगर यह दिक्कत है तो उन्हें ठीक करने को प्रयास करोगे। समझ में आ गया? तो इस चीज को किसके नाम से जाना जाता है भाई आपके सामने? इसको नाम से जाना जाता है संपूर्ण सिक्योरिटी असेसमेंट व एश्योरेंस प्रक्रिया या सोशल इंजीनियरिंग अटैक। इसको किसके नाम से जाना जाता है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक के नाम से जाना जाता है। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक को अर्थ यही है सबसे पहले कोई भी ऐप के अंदर कमियां ना खोजनो, फिर उन्हें अटैक वगैरह करके उन कमियां ना दूर करना। Which of the following is the best replicate the professional ethics for an IT employee? तो निम्नलिखित में से कौन सा आईटी कर्मचारी के प्रोफेशनल इथिक्स को सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इनमें से कोई भी आईटी कर्मचारी के लिए प्रोफेशनल इथिक्स को सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है इसके अंदर? संगठन के गोपनीय डाटा की सुरक्षा करना। बिल्कुल, कोई भी आईटी अधिकारी उन सारी चीज बेरोन है कि कौन सी जो ये ऐप बना रहे उनके अंदर कमजोरी ही कोठे आपके सामने उन्हें कहीं दूर करना, हर चीज बेरो है ना। लेकिन वो कंपनी है मान ली एप्पल कंपनी का अंदर जितना भी सिक्योरिटी के अंदर काम करा आईटी टीम के अंदर काम करे उन्हें सब कुछ बेरो उनकी कठे की कमजोरी। अब दूसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लेगा तो उन्हें बता देगा तो वह क्या कर सके वो उनके एक्रॉस की उनकी इमेज डाउन कर सके। तो इसीलिए एक इथिकल चीज यही होती है आईटी प्रोफेशनल के लिए, एक इथिकल चीज यही होती है कि वो संगठन का जो गोपनीय डाटा ना वो किसी और को ना बताए। ठीक है, मित्रों के साथ पासवर्ड साझा करना है तो बिल्कुल गलत है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आईटी प्रोफेशनल ऐसा क्यों करेगा? सुरक्षा नीतियों की अनदेखी करना। इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए
अगले वाला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR संगठनों को किस चीज के लिए प्रेरित करती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के लिए तैयार करती है? बैलेंस बिजनेस ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, व्यवसायिक विकास के साथ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, पर्यावरण समस्याओं को अनदेखी करना, हर कीमत पर लाभ कमाना, नैतिक व्यवहार से बचना। CSR को क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी जय मान ले, देखो आज के टाइम में क्या हुआ है, कोई भी संगठन है ना, अगर वो 100 रुपया कमा रहे हैं तो सरकार यह बात निश्चित करे कि 2% रुपयो आपका समाज का विकास में रुपयो लगाओ को। 100 रुपया अगर कोई भी कंपनी कमा रही है तो 2 रुपया उनमें समाज का विकास के लिए लगाओगी, उठे आसपास का लोगों के लिए। इनके बोले जा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, CSR के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? इसका काम क्या होता है? व्यवसायिक विकास के साथ सामाजिक कल्याण को संतुलन करना। भाई कोई भी जहाँ मान लो कोई फैक्ट्री लाग रही है ना, वह फैक्ट्री उठे लाग रही है तो उससे प्रदूषण भी फैले है ना, तो वह प्रदूषण भी फैल रहा है, तो वह प्रदूषण फैल रहा है या और कोई नुकसान हो रहा है तो एक काउंटर में उठेगा, लोगों रोजगार दियो जा, शिक्षा दी जाए, अच्छा हॉस्पिटल बनाओ, अच्छा शिक्षा केंद्र बनाओ, हर सब चीजों को निर्माण करना चाहिए। भाई 100 करोड़ों आपका सामने 2 करोड़ रुपया अगर समाज के विकास के लिए दी जाए तो कोई नुकसान थोड़ी जाए कंपनी को। चलिए अगले वाला प्रश्न है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंकरेज द ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है संगठन में किस चीज को प्रेरित करती है? बैलेंस बिजनेस ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर को, व्यवसायिक विकास के साथ सामाजिक कल्याण को भी संतुलित किया जा सके। पैसा कमाओ अच्छी बात है, लेकिन समाज को भी विकास करना, इस चीज की जो भावना है बस CSR के तहत बढ़ाने को काम करे जाए, क्या करे जाओ, समाज को भी विकास करो, लेकिन उसके साथ साथ क्या करो, जो अपना बिजनेस की ग्रोथ का साथ साथ, ठीक है, यही बात CSR कर रहा है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनसाइडर थ्रेट? इनसाइडर थ्रेट का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा होता है? ए ट्रस्टेड एम्प्लॉय इंटेंशनली लीक द कस्टमर डाटा। एक विश्वसनीय कर्मचारी द्वारा जानबूझकर ग्राहक का डाटा लीक कर देना क्या कहलाता है? आपके सामने इनसाइडर थ्रेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इनसाइडर थ्रेट के नाम से जाना जाता है कि कोई भी विश्वसनीय कर्मचारी होता है ना, वो जानबूझकर आपके ग्राहक का डाटा है वो लीक कर देता है। इनसाइडर थ्रेट का आपके सामने सबसे उपयुक्त उदाहरण है वो देखने को मिलता है। तो विश्वसनीय कर्मचारी अपना जानबूझ के, जैसे आप कोई भी आधार सेंटर पे गए है ना, अपना डाटा अपना फोन नंबर को क्या कराना, सही कराने के लिए, अब सामने वाले व्यक्ति ने आपके पास वो आपके गांव के किसी एक व्यक्ति को दे दिया, शहर के किसी एक व्यक्ति को दे दिया, आपका डाटा लीक हो गया ना, तो ये क्या होता है? इनसाइडर थ्रेट होता है। जिस व्यक्ति पे आपने विश्वास करके उसको अपना कस्टमर, जो डाटा आपका कस्टमर था, उसका डाटा आपको लीक नहीं करना चाहिए। कंपनी के करें आपके सामने, जय मान लो थे, ये तो एक छोटा उदाहरण है गांव चाल को था समझाने के लिए, लेकिन जैसे आप कंपनी है उसको क्या है, अपना जैसे व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, व्हाट्सएप या फिर आपके सामने यूट्यूब पर कौन कौन से वीडियो देख रहे हो, इन सबको ये कंपनियां क्या करती हैं आपके सामने, ये सब कंपनियां आपके सामने जो फ्लिपकार्ट अमेजोन को बेच देती हैं, फिर वो क्या करते हैं वैसे ही आपको जो एड वगैरह दिखाते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आपने सर्च किया वो यूट्यूब को भेज दिया जाएगा, तो इससे क्या वो वैसा ही एड आपको दिखाएगा ताकि आप वैसे प्रोडक्ट खरीद सको। समझ में आ गया? तो इसको इनसाइडर थ्रेट कहा जाता है कि आप जो कस्टमर जो होता है उसका डाटा बेच दिया जाता है। अगले वाला है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज। सोशल इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैनिपुलेट पीपुल इनटू रिवेलविंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। लोगों को धोखे से गोपनीय जानकारी बताने के लिए प्रेरित करना, कंप्यूटर हार्डवेयर को अपग्रेड करना, इंटरनेट की गति बढ़ाना और वेबसाइट की डिजाइन करना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोगों को धोखे से गोपनीय जानकारी बताने के लिए प्रेरित करना। सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ यही होता है, लोग क्या करते हैं, आपसे कोई भी ऐप हो वो हमेशा फोटो वीडियो हर चीज की क्या मांगेगा, आपको परमिशन मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने वो कहेगा मैं तो इस ऐप को तभी चलाऊंगा जब आपको वो मुझे परमिशन दोगे। उनको जरूरत ही नहीं, भाई कोई फोटो एडिटिंग ऐप है उसको आपके कॉल रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, वॉइस रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। वो आपके फोन में जो फोटो पड़ी है उनको जरूर रख सकता है अपने पास, क्योंकि वही काम आती है, परमिशन देने की जरूरत है। इसी तरीके से आप भी अपने फोन के अंदर जो परमिशन है उनको बंद करके रखा करो भाई, जितनी जरूरत उतनी दिया करो। इसी को सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। विच मेजर इज नॉट मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक से बचाव करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? वेरीफाइंग द ईमेल सेंडर्स एंड अवॉइड द सस्पिशियस लिंक। ईमेल भेजने वाले को पुष्टि करें और जो संदिग्ध लिंक है उससे बचें। फिशिंग अटैक क्या होता है? आपके सामने ईमेल भेजने वाले की पुष्टि करें और भाई देखो
फिशिंग अटैक क्या होता है, जैसे आपके पास लिंक आया एक चीज का कि आपका क्या, आपके सामने आपने 1,000 रुपये आपके जीत लिए हैं कोई ऐप से, कोई भी ऐप से, मान लो आप खुश हो गए हो 1,000 रुपये आ गए मेरे तो अकाउंट में, वो आपको लिंक देंगे, इस पे क्लिक करें, आपने क्लिक किया, आपके बैंक में 1,000 रुपये पड़े थे वो उड़ गए। इसी को क्या कहा जाता है, फिशिंग अटैक। जैसे फिश को क्या किया जाता है, मिस मछली ने जाल में फंसान करे क्या करे जा, ये तो दूसरी मछली लगाऊंगा, या कोई आपके सामने काटा में कोई भी जो क्या बोलते हैं उसको बिस्कुट वगैरह डाल देते हैं, तो उसमें वो मछली इसको खाने के चक्कर में आती है और उस कांटे में फंस जाती है। तो इसी तरीके से को फिशिंग अटैक भी बोला जाता है, मछली की तरह आपको जाल में फंसा लिया जाता है। समझ में आ गया? तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ईमेल भेजने वाले की पुष्टि करें कि कौन व्यक्ति है जिसने आपको ईमेल भेजा है, क्या वो ईमेल एड्रेस सही है नहीं है, और अगर कोई भी अनऑथराइज्ड लिंक आया उस अनऑथराइज्ड लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। चलिए अगले वाले की बात करें, गुड बिजनेस इथिक्स इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। एक अच्छा बिजनेस इथिक्स संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, एक अच्छा बिजनेस जो इथिक्स होता है ना, वो पूरे संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। बिल्कुल, अगर सभी लोग आपके सामने क्या करेंगे, संगठन में जितना भी लोग हैं बस सबका सब लोग आपका सामने क्या काम करेंगे, आपका जो संगठन है उसका आपके सामने प्रतिष्ठा, भाई सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, कस्टमर का डाटा, एप्पल मोबाइल लोग ज्यादा क्यों खरीदेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़िया है ना। तो यही चीज आपके सामने, अच्छा बिजनेस तभी चलता है तब सभी लोग मिलजुल कर आपकी कंपनी वो अच्छा करती है ना। हर के आपके सबकी क्या बिजनेस इथिक्स अच्छे होते हैं। नैतिक व्यवहार ग्राहक को विश्वास कम करता है। अरे नहीं, नैतिक व्यवहार, लोगों का अगर व्यवहार अच्छा होगा आपकी कंपनी में सभी लोगों का, तो आपसे ज्यादा लोग है वो जुड़ेंगे। चलिए अगले वाला, रेगुलर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम रिड्यूस द ह्यूमन एरर। नियमित साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कार्यक्रम है वो आपकी मानवीय त्रुटियों को कम करने का काम करते हैं। लगातार आप साइबर सिक्योरिटी के प्रति अवेयरनेस फैला रहे हो, लोगों में क्या कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हो कि भाई साइबर सिक्योरिटी मतलब आपको अपने फोन में जो बैंक वगैरह के नाम से कोई ओटीपी पूछे नहीं बताना चाहिए, सुगंधित जो फेक लिंक है उन पे क्लिक नहीं करना चाहिए, है ना, थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड मत करो। लोगों को जितनी ज्यादा इन सब चीजों के बारे में जानकारी होगी उतना कम आपके सामने लोग है वो साइबर सिक्योरिटी का, साइबर हैकिंग का शिकार होंगे। समझ में आ गया? तो ये बात बिल्कुल सही है। नियमित साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, लगातार आपके सामने साइबर जागरूकता अगर फैलाई जाएगी तो आपके सामने जो मानवीय त्रुटियां वो कम हो सकती हैं। इनसाइडर थ्रेट रोकने के लिए कर्मचारियों की प्रशिक्षण की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है। लगातार इनसाइडर थ्रेट, आप लगातार आपके जो कर्मचारी हैं उनको लगातार ये समझाते रहो कि ये जो कस्टमर का डाटा वो किसी को नहीं बेचना होता है, आप गलत तरीके से उपयोग करो, ये तो उसका ये नुकसान हो सकता है, हमारी कंपनी की भी प्रतिष्ठा जाएगी और आपको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज हेल्प इन, है ना, लिस्ट प्रिविलेज का सिद्धांत इंसाइडर अटैक को कम करने में सहायक होता है। लिस्ट प्रिविलेज का जो सिद्धांत है वो किस चीज के काम आता है, इंसाइडर अटैक को कम करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉय रिसीव ओनली द मिनिमम सिस्टम असेस रिक्वायर्ड ऑफ देयर वर्क। लिस्ट प्रिविलेज क्या होता है, लिस्ट प्रिविलेज का अर्थ यही होता है आपके सामने, इसका अर्थ है लिस्ट प्रिविलेज मतलब कम से आपको जितनी जरूरत ना उतने ही आपकी कंपनी ने आपको अधिकार दे रखे हैं। जैसे आप सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो तो आपको सेल्स से संबंधित ही मतलब है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है ना। जैसे आप कंपनी कार कंपनी में काम कर रहे हो और सेल्स कंपनी के जो गाड़ियां उनको बेचने काम करते हो तो आपको बेचने से संबंधित अधिकार होने चाहिए, वो कैसे बनती है उसका डाटा आपके पास नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या फैसले लेता है उसके अधिकार आपके पास नहीं होने चाहिए, इसको लिस्ट प्रिविलेज बोला जाता है। बिल्कुल सही भाई, आपके सामने आदमी को जितनी जरूरत होगी उतने अधिकार होंगे तो आपका इनसाइडर डाटा वो किसी के पास नहीं जाएगा। सीएसआर क्या करता है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर, समाज का विकास करना। इंसाइडर थ्रेट होता है आपके सामने अनऑथराइज यूजर मिसयूज करना। इंसाइडर थ्रेट क्या होता है, वो लोग जो आपके सामने क्या करते हैं, आप जो कस्टमर होता है उसकी बिना बताए उसके डाटा को यूज कर लेते हैं, उसको इंसाइडर थ्रेट के नाम से जाना जाता है। फिशिंग क्या होता है आपके सामने, फेक ईमेल अटैक करना, क्या करना, एक तरीके से जो कोई भी गलत लिंक वगैरह भेजकर कोई भी इंसान के डाटा वगैरह को चुरा लेना, फिशिंग के नाम से जाना जाता है। प्रोफेशनल इथिक्स क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट करना, है ना। तो सारे ऑप्शन एक दूसरे के सामने करेक्ट है भाई। चलिए
अगले वाला है सीएसआर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। इनसाइडर थ्रेट अधिकृत उपयोगिता द्वारा दुरुपयोग, फिशिंग, नकली ईमेल द्वारा, प्रोफेशनल एथिक्स, जिम्मेदार व्यवहार के बारे में बात करता है। तो वही है सारी सारी चीजें। चलिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक वित्त अधिकारी को सीईओ के नाम से तत्काल बैंक ट्रांसफर करने का ईमेल मिलता है। वह तुरंत भुगतान करने के बजाय अधिकारी फोन करके पुष्टि करता है। जांच में पता चलता है कि ईमेल फर्जी था और कंपनी का धन चुराने के उद्देश्य से बेचा गया था। आया का उदाहरण, ये उदाहरण जो था इसका अंदर जो पीडीएफ में क्यों डाले गए, डाउनलोड करने को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, उठो जाके थे डाउनलोड कर सको, लेकिन ये लिंक इसलिए दिया गए ताकि आपके सामने कि उसका जो कंपनी द्वारा आपके सामने जो योग के उदाहरण है कि यो थार साथ भी उसके रुपया भेजन को अधिकार, थार भाई का नामू थार कन व्हाट्सएप पर मैसेज कर दी, बोलियो मन 1000 रुपए की जरूरत है थे भेज दो, थान बेरो पाटे थे पूछो को नहीं और भेज दो पा, थान बेरो पाटे की रबो तो कोई एक करो, है ना। तो यही है आपके सामने, इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको नाम जाना जाता है बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज या सोशल इंजीनियरिंग। समझ में आ गया। ऐसे लगता है वो सोशल इंजीनियरिंग वही होता है कि कोई भी इंसान है ना, उसको ऐसे लगेगा कि ये काम एकदम सही है, आप जो करें वो एकदम सही है, लेकिन वो क्या होगा, इलीगल तरीके से किया जा रहा होगा। Which principle of the cyber ethics encourage user to verify the information before sharing it online? साइबर इथिक्स में कौन सा सिद्धांत ऑनलाइन जानकारी साझा करने से पहले सत्यता की जानकारी प्रेरित करने के बारे में कहता है? डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजिटल उत्तरदायित्व। डिजिटल उत्तरदायित्व क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी जानकारी शेयर कर रहे हो, किसी को ओटीपी बता रहे हो, तो पहले पूछो कि वो उसको ओटीपी की जरूरत है या नहीं है ना। कभी आप गलत इंसान को तो अपनी जानकारी नहीं दे रहे हो। तो यही आपके सामने, इसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। आप अपनी ऑनलाइन जानकारी साझा करने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि वो जानकारी सही जगह यूज होगी या गलत जगह। चलिए, अगले वाला है साइबर लॉ मेनली हेल्प इन। साइबर लॉ जो साइबर कानून होता है वो किस चीज में मदद करता है आपकी? सही आंसर क्या होगा आपके सामने? रेगुलेट द डिजिटल एक्टिविटी एंड पनिश द साइबर ऑफेंसेस। डिजिटल गतिविधियों का विनिमय करना और साइबर अपराधों को दंड नियंत्रित करना। बिल्कुल, साइबर लॉ क्या होगा भाई, अगर कोई भी इंसान कोई भी साइबर गतिविधि करता पाया जाता तो उस पर इतने इतने साल की सजा होगी। तो अगर सजा होगी तो जो साइबर अटैक करेंगे उनमें थोड़ा वो डर होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, वो कम हो जाएगा। या साइबर अटैक वगैरह को रेगुलेट करने पर, डिजिटल कोई इंसान अगर गतिविधि कर रहा है तो उस पर कंट्रोल करने पर साइबर लॉ काम आता है। Which AI ethics principle ensure that the AI decision can be explained to user? AI ethics का कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि AI के निर्णय उपयोगकर्ता को समझाए जा सके? कौन सा होता है भाई आपके सामने? एक्सप्लेनेबिलिटी, मॉलवेयर प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन और प्रमाणीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेबिलिटी। एआई एथिक्स यही चीज है कि कोई भी, जय मान लो मैं पूछूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर की रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये चीज को जो जवाब है वो इस हिसाब से दियो जाओ आपके सामने, ताकि वो अच्छे से समझ पाओ, है ना। मारवाड़ी में पूछ रहे हो तो मारवाड़ी में, हिंदी पूछ रहे हो तो हिंदी में, इंग्लिश में पूछ रहे हो तो इंग्लिश में। इन यो चीज के कला एक्सप्लेनेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपका। ब्लॉकचेन इथिक्स प्रमोट ट्रस्ट मेनली बिकॉज ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स। ब्लॉकचेन इथिक्स है वो मुख्य रूप से इसीलिए बढ़ता है क्योंकि ब्लॉकचेन रिकॉर्ड होते हैं ट्रांसपेरेंट एंड डिफिकल्ट टू द अल्टर। देखो जो ब्लॉकचेन, जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह को नहीं हुए, बिटकॉइन वगैरह, बिटकॉइन को ज्यादा आप बढ़ाओ क्यों मिलो, क्योंकि बिटकॉइन को जब बनाया गया ना तो उसके अंदर जो बिटकॉइन एक पैकेट के रूप में, जहां आप पूरी दीवार बनाओ ना तो छोटा छोटा ईट लगे ने, ईटा बने रहा पूरी पूरी दीवार, है ना। तो अया ही पूरी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन छोटी छोटी दीवार में जब ईट लगी रहे ना, अया बिटकॉइन ने दीवार मान लियो और वो छोटा छोटा पैकेट से बने रहे। अब छोटा छोटा पैकेट पर कोड लिखे रहे और हुन कोडा ने कौन बनाया, कोई नहीं, कौन बेरो पाटा है। समझ में आ गई। जब बिटकॉइन बेची जाना, जब मान लो कि आपके सामने एक ईट निकाल ली तो 100 रुपए की एक ईट है, 100 रुपए की एक बिटकॉइन है, तो बात ट्रांसफर कर दी ना, तो बात कोड के थ्रू ट्रांसफर होगी, कोई ने बेरे गुण बटे। अया समझ लो कि बात दीवार है ना, बात दीवार 1000 ईट लाग रही और बा 1000 ईट एकदम सेम टू सेम ही और अलग अलग भट्ठाओं लेके आ रही, अलग अलग जो ईटा को निर्माण होना उठ्ठों लेके आ रही, ठीक है। पूरी ईट में लगा दी। अब तार पूछेगा बीच में ईट लाग रही है कि क्या है, कठियों लेके आ रही, कौन बता उसको, कौन बता उसको ना, कोना में लाग रही है बा कठियों ले रही है, कौन बताओ चाल है,
उन पता चला नहीं, क्योंकि मिक्स कर रखे थे आपस में। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम करती है। छोटे छोटे पैकेट होते हैं, उन पे कोड लिखा जाता है, उनको कोड को इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। ये पारदर्शी होती है और इनको पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी को ब्लॉकचेन एथिक्स के नाम से जाना जाता है। विच एक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इथिकल डिजिटल बिहेवियर? इथिकल डिजिटल बिहेवियर का कौन सा उदाहरण है? रेस्पेक्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस, डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, शेयरिंग कॉपीराइटेड मूवी इलीगली। तो इसका क्या होगा आपके सामने? डिजिटल बिहेवियर का क्या होगा? सॉफ्टवेयर लाइसेंस का सम्मान करना, मतलब कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, है ना, तो कभी भी मूवी है ना वह टेलीग्राम से डाउनलोड मत करके देखो, ठीक है। कोई भी ऐप लो तो उसको आपके सामने पायरेटेड वर्जन मत रखो। पायरेटेड जब विंडो डालो ना, तो विंडो 50 रुपए से डी लाके आपा के कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, वो मत करो। 5,000 रुपए की खरीदो। बाई के अलावा डिजिटल इथिक्स के नाम से जाने जाए। एआई सिस्टम शुड प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी। क्या एआई सिस्टम है, एआई प्रणालियां उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आप एआई पे जो सूचना दे रहे हो, आपकी पर्सनल फोटो वगैरह दे रहे हो, इनकी रक्षा होनी बहुत जरूरी है। एआई एथिक्स बिना अनुमति व्यक्तिगत डाटा एकत्रित करने का समर्थन करती है। बिल्कुल भाई, आपके सामने बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है एआई को भी आपका डाटा एकत्रित करने का। उनको आपकी गोपनीयता का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। इथिकल यूज ऑफ ब्लॉकचेन रिक्वायर्ड द कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ। ब्लॉकचेन का नैतिक उपयोग संबंधित कानूनों को पालन करना आवश्यक बनाता है। ठीक है, ब्लॉकचेन तकनीक पर होने वाले कानूनों नियमों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो इसके अंदर आपके सामने क्या है? ब्लॉकचेन में नैतिक उपयोग के लिए संबंधित कानूनों का पालन करना आवश्यक है। बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में भी कानूनों को होना जरूरी है। नहीं होगा तो उनको क्या होगा? कदे न कदे दुरुपयोग हो उसका है। समझ में आ गया? कानून की आवश्यकता हमेशा होती है, उनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेज यूजिंग द ट्रस्ट इन एआई सिस्टम्स। पारदर्शी एआई प्रणालियों से लोगों का विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल, लोगों को यह पता चलेगी कि एआई वगैरह हमारा डाटा उसको नहीं सेल करेगी, तो लोगों में ट्रस्ट बढ़ेगा। यूजर्स आर मोर कॉन्फिडेंट व्हेन एआई डिसीजन कैन बी अंडरस्टूड एंड रिव्यू। तो आपके सामने ये सही रीजन है, उसके पीछे सही कारण है भाई। पहला है एक्सप्लेनेबिलिटी। क्या होती है? एआई डिसीजन ट्रांसपेरेंसी। एक्सप्लेनेटिव का यही अर्थ होता है कि ये समझना कि आपको कौन सा चीज है वो समझानी है यूजर को। पायरेसी क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डाटा, कोई भी इंसान के पर्सनल डाटा को बचा के रखा जाए। साइबर लॉ क्या होता है? जो कानूनी कोई भी साइबर अगर आपके हैकिंग वगैरह होती है, इसको बचाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क देना, कानूनी दायरे में लाना। ब्लॉकचेन क्या होती है? टेम्पर रजिस्ट लेजर, मतलब जिसको जल्दी से कॉपी नहीं किया जा सकता। तो सब आपस में मिक्स है, फुल फॉर्म वगैरह में काम आएगा। चलिए, लास्ट वाला है, एक अस्पताल में आपातकालीन मरीजों की प्राथमिकता तय करने के लिए एआई प्रणाली लागू की गई है। लागू करने में वह पक्षपात बायसनेस की जांच करता है, एआई के कार्य करने की स्पष्ट जानकारी प्रकाशित करता है, मरीजों के डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना है, यह नियमित रूप से सिस्टम को ऑडिट करता है। मतलब एक अया को सिस्टम लागू करियो गयो जिससे क्या कि कौन सा आदमी ने पहले इलाज करना चाहिए, एक बार बताओ। ठीक है, एआई कया काम कर रहे हैं उसका बारे में भी बताओ कि भाई ये आज मरीज ने चुनियो तो क्यों चुनियो, यो भी बताओ। और डाटा कोई ने भी शेयर नहीं करियो। तो ये किस चीज का उदाहरण है भाई आपके सामने? रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल एआई गवर्नेंस का, उत्तरदायित्व और नैतिक एआई गवर्नेंस का आपके सामने। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने फर्स्ट मॉडल पेपर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स का। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।